Hello everyone, I am Anuradha Kashyap, your biology mentor. Today in this video, I am going to share another lecture of biomolecule chapter. In the previous video, I already told you about the introduction of the biomolecule and I already told about the carbohydrate section. आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट को आगे से स्टार्ट करने वाले हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था जिसमें हमने सेल के रिगार्डिंग बात की थी. इफ़ यू कैन सी हियर, हमने सेल के रिगार्डिंग बात की थी कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर. उसके अलावा हमने ये देखा था कि अगर आप एक सेल को तोड़ देते हो तो सेल तोड़ने के बाद उसके अंदर कौन कौन से बायो मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड व्हाट आर द बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स आर देयर, राइट. उसके बाद हमने मोनोमेरिक यूनिट, पॉलीमेरिक यूनिट, इन सब के रिगार्डिंग बात की थी. कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एक सेल में नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा रहती है और स्टेडी स्टेट रहती है अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट. उसके बाद हमने एलिमेंट्स की बात की थी. एलिमेंट नॉन लिविंग के अंदर कौन से हैं, लिविंग के अंदर कौन से हैं, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट और इन द ह्यूमन बॉडी. एंड देन हमने ये देखा था कि कंपोनेंट जो लिविंग के अंदर है वो प्लांट और एनिमल में उनकी क्या क्या कंसंट्रेशन रहती है एंड कौन से जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं, कौन से कंपोनेंट हमारे पास कम अमाउंट में रहते हैं. हमने मेटाबोलाइट्स के बारे में बात किया था कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट के बारे में मैंने कहा था कि दीज आर द मेटाबोलाइट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. बट मैंने सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में आपको एक बात कही थी कि दीज आर नॉट दैट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो ज़रूरी होते हैं किसी प्लांट के लिए. नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है फॉर एनी काइंड ऑफ प्लांट, फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर आप प्लांट की रिस्पेक्ट में बात करते हो तो जैसे आपने देखा होगा रबड़ होती है, गम होते हैं, बहुत सारी पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं, ड्रग्स होते हैं, अल्केलॉइड्स होते हैं जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी. बहुत सारे कलर पिगमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैरेटिनॉइड, एंथोसाइनिन, जो क्या होते हैं, दीज आर द एक्स्ट्रा मटेरियल जो एक प्लांट सिक्रीट करता है एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट. दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट और प्राइमरी मेटाबोलाइट बिकॉज दे आर नॉट एज मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट, राइट. तो चलिए आज हम कार्बोहाइड्रेट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं. मोनोसेक्राइड को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था. हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी थी, ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर देखी थी, उसकी चेन फॉर्म देखी थी. उसके अलावा हमने सिंपल मोनोसेक्राइड की बात की थी और डिराइव्ड मोनोसेक्राइड के बारे में थोड़ी सी बातें की थी, है ना, आपको याद होगा. हमने इसके अलावा एक चीज़ और देखी थी कि व्हाट आर द एपीमर्स, व्हाट आर द एनोमर्स, ये सब हमने डिस्कशन किया था. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलमोस्ट 2 पेज कंप्लीट करा दिए थे. आज हम अपने आगे के नोट्स कंप्लीट करेंगे. ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था कि गैलेक्टोजामिन, डिराइव्ड मोनोसेक्राइड, ये सब होते हैं. तो हम सीरीज़ में चल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था. और जो भी नोट्स होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो आप जाओ वहाँ पे जा कर के सब्सक्राइब करो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे. बट इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर ही वहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगी. अगर आप अभी मेरे साथ नोट्स बना रहे हो दैट विल बी बेटर फॉर यू. आप NCERT से थोड़ा सा हाई लेवल जाओगे इन चैप्टर में, तो जो बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट हो रहने वाला है. दीज आर माई ओन हैंड रिटन नोट्स, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस इफ़ देयर इज़. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. ओलिगोसेक्राइड की बात करते हैं. बेटा मैंने आपको बताया था कि मोनोसेक्राइड वो होते हैं जिनमें जिनको हम सिंपल शुगर बोलते हैं या फिर जिनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट. ओके, जिनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, आप उनको तोड़ नहीं सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं दे आर कंसिडर्ड एज अ सिंपल शुगर. बट ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं. 2 या 2 से ज़्यादा, कम से कम 9 यूनिट तक जब आप उनको जोड़ते हो, 9 यूनिट रेजिड्यू आप जब जोड़ते हो तो ओलिगोसेक्राइड बनता है. फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक बात करती हूँ, जैसे कि डायासेक्राइड. डायासेक्राइड का एक एग्जांपल बहुत बेस्ट दिया गया है जिसमें एग्जांपल आता है सुक्रोज का. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ओलिगो, आई होप आपको विजिबल होगा. ओके, ओलिगोसेक्राइड में बात करते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ 2 to 9 यूनिट रेजिड्यू. डायासेक्राइड की जैसे कि बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 रेजिड्यू, यानी कि 2 यूनिट से बनता है. फॉर एग्जांपल माल्टोज. माल्टोज किस किस के जुड़ने से बनेगा,
ग्लूकोज और ग्लूकोज। अब उसमें ग्लूकोज कौन सी हो सकती है, अल्फ़ा ग्लूकोज हो सकती है, बीटा ग्लूकोज हो सकती है। दोनों जब आपस में जुड़ेगी, एक अल्फ़ा ग्लूकोज एक बीटा ग्लूकोज, जब दोनों जुड़ेंगी विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, तब जा कर के आपका क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज क्या हैं, दीज आर द एनोमेरिक यूनिट ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट और वी कैन से एनोमेरिक यूनिट ऑफ शुगर मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, राइट। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, अल्फ़ा जो ग्लूकोज होगी उसका नंबर 1 कार्बन और बीटा ग्लूकोज का नंबर 4 कार्बन। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। आइसोमाल्टोज इज़ द आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ माल्टोज। ये किसके जुड़ने से बनेगी, अल्फ़ा ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा ग्लूकोज। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो एक ग्लूकोज का, पहली ग्लूकोज का अल्फ़ा कार्बन नंबर 1 और दूसरी अल्फ़ा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इनके जुड़ने से क्या बन जाएगा, आइसोमाल्टोज, ठीक है। आपको बॉन्ड याद रखने होंगे कौन कौन से बनेंगे। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना होगा कि जो यूनिट्स हैं वो आप सीरीज़ में ही लगाओगे। जैसे कि सपोज़ मैं बोल दूँ कि अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो आप कि बीटा ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा ग्लूकोज, नो, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। तो इफ़ यू वांट टू मेक अ बॉन्ड, तब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अल्फ़ा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज को सीरीज़ में लगाना होगा एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सेम आइसोमाल्टोज के साथ होने वाला है, अल्फ़ा ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा ग्लूकोज अगर आप जोड़ोगे तो अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा एंड फॉर्मेशन होगा आइसोमाल्टोज का, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी हैं जो आपको याद रखनी होंगी, जैसे कि सेलो बायोस। जब बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा ग्लूकोज को जोड़ते हो तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। ट्री हेलोस को कैसे बना सकते हो, अल्फ़ा, देखो इनमें दो दो यूनिट जुड़ रही हैं ना, इसमें कौन सा जुड़ेगा, अल्फ़ा ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा ग्लूकोज। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, अल्फ़ा 1,1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लैक्टोज़ की अगर हम बात करते हैं तो बीटा गैलेक्टोज़, पहले गैलेक्टोज़ लगेगी, फिर बीटा ग्लूकोज लगेगी, फिर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दोनों ही बीटा की बात हो रही है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आने वाला है। सुक्रोज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज़ लगता है, तो इसलिए बॉन्ड बनता है अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक। तो ये याद रखना कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। ये तो है डायासेक्राइड। एक होती है ट्राईसेक्राइड। ट्राईसेक्राइड वो होती है जिनमें आप 3 शुगर यूनिट को जोड़ोगे, जैसे कि इट इज़ मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स। फॉर एग्जांपल रेफिनोज। रेफिनोज किसके अंदर मिलती है, रेफिनोज पहले तो बनते किससे है, अगर आप ग्लूकोज को जोड़ते हो प्लस गैलेक्टोज जोड़ते हो प्लस फ्रक्टोज, जब आप तीनों यूनिट को आपस में जोड़ते हो तब जा करके ट्राईसेक्राइड रेफिनोज बनती है। इन शुगर कहाँ मिलती है रेफिनोज, शुगर में मिले, शुगर बीट में मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा कॉटन में मिलती है और फंगस में मिलती है आपको रेफिनोज। इसका फॉर्मूला होता है C18H32O16, क्लियर। इसी तरह टेट्रासेक्राइड होती है। टेट्रासेक्राइड क्या होगी, व्हेन देयर इज़ फॉर्मेशन, व्हेन देयर इज़ यूनाइटिंग ऑफ 4 यूनिट्स, मतलब कि जिसमें आपके 4 यूनिट्स आकर के आपस में जुड़ रही हों तो आपका टेट्रासेक्राइड बनता है। फॉर एग्जांपल स्टेकायोज। स्टेकायोज आपका किस किस से बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, यानी कि 2 यूनिट गैलेक्टोज की होंगी, 1 यूनिट ग्लूकोज की होगी, 1 यूनिट फ्रक्टोज की होगी, तब जाकर के क्या बनने वाला है, टेट्रासेक्राइड बनने वाला है। अब एक एग्जाम्पल आता है, एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और एक आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होता है जिसके पास फ्री OH ग्रुप होता है। मान लेते हैं एक जैसे कि मैं आपको समझाऊं, लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ देखी थी, ओके यहाँ से समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब मान लेते हैं कि एक सिंगल यूनिट है ना, एक सिंगल यूनिट है, उस सिंगल यूनिट को अगर मैं इसके साथ ना जोड़ती तो ये मेरा फ्री OH ग्रुप मेरा फ्री था नंबर 1 कार्बन का। इसका मतलब ये शुगर अगर मैं इसको कोई सॉल्यूशन देती तो ये उस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता था, तो यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन को हटा सकता था। ऐसी कंडीशन में उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। बट सपोज़ कर लीजिए अगर ये OH बाइंड हो गया है, किसी यूनिट में बाइंड हो गया। अब देखिए ये वाली शुगर है, इसमें ये वाला OH तो बाइंड हो गया है, बट ये वाला OH तो ओपन है, ये वाला OH भी ओपन है। इसका मतलब ये रिड्यूस कर सकता है किसी सॉल्यूशन को, तो दिस विल बी द रिड्यूसिंग शुगर। बट मान लीजिए अगर किसी शुगर में ज़्यादातर हम कंसिडर करते हैं कार्बन नंबर 1 को, है ना, तो ये कार्बन नंबर 1 था। 1 आपको चेन वाली फॉर्म तो याद होगी ग्लूकोज की, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन जो होता है दैट विल बी द आउट ऑफ द प्लेन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें फर्स्ट कार्बन तो इन्वॉल्व हो गया है और सेकंड शुगर यूनिट का
फोर्थ नंबर का कार्बन इन्वॉल्व है, बट सेकेंड शुगर यूनिट का फर्स्ट नंबर का कार्बन अभी भी फ्री है। इसका मतलब इट कैन रिड्यूस द सॉल्यूशन। सो ये कैसी शुगर होगी? इट विल बी द रिड्यूसिंग शुगर। सेम चीज़ अगर हम कहीं और अप्लाई करें जहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कार्बन जो होगा वो फ्री नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे ले लीजिए, ये है ग्लूकोज और ये है फ्रक्टोज। आई थिंक फ्रक्टोज नहीं है, ये है ग्लूकोज, ये है फ्रक्टोज, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका फर्स्ट कार्बन जो है उसका OH बाइंड हो गया है इसके सेकेंड कार्बन। ये इसका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, क्योंकि आपको पता है बीटा फ्रक्टोज जो होती है ना वो एक तरीके की कीटोनिक शुगर होती है, कीटोनिक हेक्सोज होती है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो जो फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप होता है वो सेकंड पोजीशन पर होता है, और उसका जो सेकंड कार्बन होता है, जो सेकंड कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है वो इन्वॉल्व हो जाता है फर्स्ट कार्बन जो यूनिट है उसके फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो ऐसी कंडीशन में देयर विल बी नो फ्री कार्बन, और अगर फ्री कार्बन नहीं होगा तो ऐसे में आपके पास जो शुगर होगी दैट विल बी नॉन रिड्यूसिंग, मतलब वो किसी भी सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि वी हैव टू काइंड ऑफ शुगर, वन इज़ योर रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकेंड वन इज़ योर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होगी द शुगर विच कैन रिड्यूस द कॉपर आयंस, कॉपर 2+ आयंस इनटू द कॉपर प्लस आयन कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ओके, गिव मी 1 sec। हाँ जी, तो रिड्यूसिंग शुगर वो होगी दोज शुगर विच रिड्यूसेस द कॉपर 2+ आयन इनटू कॉपर प्लस आयन कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर दोज शुगर विच डज नॉट रिड्यूसेस कॉपर 2+ आयन इनटू कॉपर प्लस आयन कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पर हमारे पास ज़्यादातर मोनोसेक्राइड आ जाती हैं, सारी मोनोसेक्राइड इसके अंदर आती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं लिख देती हूँ ऑल मोनोसेक्राइड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आएंगे? ऑल मोनोसेक्राइड, और उसके अलावा हमारे पास आने वाला है लैक्टोज भी आ जाएगा और माल्टोज भी आ जाएगा जो कि डायासेक्राइड है, ठीक है। सुक्रोज नहीं आएगा क्योंकि सुक्रोज के पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है और इसी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड होती हैं दे ऑल्सो डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो वो भी किस में आएंगी? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आने वाली हैं। तो ये था इसकी एग्जांपल। अगर हम देखें नॉन रिड्यूसिंग शुगर के तो सुक्रोज आ जाएगा, रेफिनोज आ जाएगा, ट्री हेलोज आ जाएगा, एंड सारे पॉलीसेक्राइड भी इसमें आ जाएंगे। दीज आर नेगेटिव फॉर फेलिंग, बेंडिक्ट एंड टोलन सॉल्यूशन। एक्चुअली दीज आर द काइंड ऑफ रिएजेंट, जब आप इनको ऐड करते हो तो उसकी वजह से आप ये चेक कर सकते हो कि जो शुगर है वो रिड्यूसिंग है या नहीं है। तो दीज आर द सॉल्यूशन, और इनका यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी शुगर रिड्यूस करने वाली है या नहीं करने वाली है। तो ये नेगेटिव आते हैं, जो शुगर नॉन रिड्यूसिंग होती हैं उनके लिए ये टेस्ट नेगेटिव आते हैं, और जो शुगर रिड्यूस कर सकती है उनके लिए ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। 3 टेस्ट का नाम आप याद रखिएगा, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्ट सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, ये हम बात करते हैं, ठीक। अब हम अपनी थर्ड यूनिट पे आ चुके हैं पॉलीसेक्राइड, लेकिन मैं एक चीज़ चाहती हूँ कि ओलिगोसेक्राइड को हम कंप्लीट कर लें। तो उसमें आपके पास एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे लैक्टोज का, एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे सुक्रोज का, और एक एग्जांपल पढ़ेंगे माल्टोज का। इन तीनों की मैं आपको स्ट्रक्चरल यूनिट दिखाती हूँ कैसे बनती है। दिस इज़ नॉट इन योर NCERT, तो जो बच्चे NCERT से ऊपर नहीं पढ़ना चाहते हैं दे कैन स्किप दिस पार्ट। देखिए, डायासेक्राइड की अगर हम बात करते हैं तो माल्टोज देख लीजिए। माल्टोज मैंने कैसे कहा था कि किस किस से बनता है? माल्टोज बनता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज से। डी का मतलब यहाँ पे क्या है? डी रिप्रेजेंट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। जब कोई शुगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करवा देती है तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रोज ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज, देन हमने बनाया बीटा डी ग्लूकोज, और जब हमने उनको जोड़ा तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज का नंबर 4 कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, और देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको हम बोलते हैं बीटा माल्टोज। क्लियर? आप यहाँ पे देख भी सकते हो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है H2O की फॉर्म में, तो आपके पास सिर्फ O बॉन्ड बचता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। अगर लैक्टोज की बात करते हैं तो लैक्टोज हमारे पास 2 यूनिट से बनता है, जिसमें एक आती है बीटा डी गैलेक्टोज और एक आता है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहने वाली है, यू कैन सी हियर। दिस इज़ द बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और
बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, दे आर द एनोमेरिक फॉर्म, बट अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, या फिर हम बोल दें कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी गैलेक्टोज, दीज आर द एपीमर। तो यहाँ पर भी वही है, पहले हमने गैलेक्टोज बनाया, वो भी बीटा फॉर्म बनाई, और जो दूसरा था उसकी बीटा डी ग्लूकोज बनाई, दोनों को आपस में जोड़ा, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, तो हमारे पास बन गया बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, आराम से बैठ के ड्रॉ करने की कोशिश करना, तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट होता है सुक्रोज। सुक्रोज अभी मैंने बताया कि एक अल्फ़ा ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज, जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो, बीटा फ्रक्टोज को जब आप इनको जोड़ते हो तो एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दीजिए, इसमें आपकी रिंग बनती है पायरानोज रिंग, जिसमें 5 कार्बन जो होंगे वो रिंग के अंदर होंगे, एंड जो 6th नंबर का कार्बन होगा वो रिंग से बाहर होगा। ये होती है हमारी अल्फ़ा ग्लूकोज स्ट्रक्चर, पायरानोज रिंग। इसमें होती है, इसको हम बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग, जिसके अंदर 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं, और जो बाकी के कार्बन होते हैं वो रिंग से बाहर होते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन आपके अंदर रहने वाली है रिंग के। तो 5 कार्बन एक रिंग बनती है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूरानोज रिंग। तो फ्रक्टोज के लिए फ्यूरानोज रिंग, ग्लूकोज के लिए पायरानोज रिंग, दोनों को आप जोड़ दीजिए, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद हमारे पास एक लिंकेज बनेगी, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा 1 बीटा 2 लिंकेज। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बीटा फ्रक्टोज थी, ये अल्फ़ा ग्लूकोज थी, तो अल्फ़ा और बीटा उस रिस्पेक्ट में यूज़ हुआ। अल्फ़ा ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन था और बीटा फ्रक्टोज का नंबर 2 कार्बन था, क्योंकि वहीं पे फंक्शनल ग्रुप था, हीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, तो इसी वजह से हम इसको अल्फ़ा 1 बीटा 2 लिंकेज बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद हमारे पास एक बॉन्ड बन गया है, इस बॉन्ड से जो स्ट्रक्चर आई है उसको हम बोलते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ डायसेक्राइड यूनिट, डायसेक्राइड शुगर, जिसका नाम होता है सुक्रोज। ठीक है, तो ये थे हमारी 3 डायसेक्राइड के एग्जाम्पल। दैट इज़ नॉट इन एनसीईआरटी, तो प्लीज़ आपकी चॉइस है, आप करना चाहें ना करना चाहें, दैट इज़ अप टू यू। थर्ड हम पहुंच गए हैं पॉलीसेक्राइड पे। इसके बाद हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं। देखो अब तक हम कर क्या रहे थे, हमने मोनोसेक्राइड देखा जिसमें सिर्फ एक यूनिट होती है, फिर हमने डायासेक्राइड देखा। डायासेक्राइड में हमने ऐसी यूनिट्स देखी जिनमें दो दो कार्बन की यूनिट जुड़ी हुई थी, मतलब कि एक 6 कार्बन की, एक 5 कार्बन की, एक 6 कार्बन की, एक 6 कार्बन की, इस तरीके से आपस में यूनिट्स जुड़ी हुई थी। 2 से ज़्यादा भी थी, 3 की भी देखी, 4 की भी देखी। अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं पॉलीसेक्राइड की तरफ, जिसमें हम करीबन 100 यूनिट्स को जब आपस में जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बन के आती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर यूनिट। इसका मतलब जब आप बहुत सारी शुगर यूनिट को आपस में जोड़ते हो तो पॉलीसेक्राइड बनता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा C6H10O5 का मल्टीपल n, मतलब आप जितनी यूनिट जोड़ोगे n उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉलीसेक्राइड क्या हुआ, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 10 यूनिट, दीज आर नॉन शुगर। ये कभी भी शुगर टेस्ट में नहीं होती हैं, जिससे पहले की थी वो शुगरीन टेस्ट थी, बट ये कभी भी शुगर की टेस्ट की नहीं होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकन्स, इनको ग्लाइकन भी कहा जाता है। अगर हम इनका टेक्सचर, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं तो वो कैसा रहने वाला है, दे आर अमॉर्फस, दे आर टेस्टलेस और इनसॉल्यूबल और सलाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। अमोर्फस का मतलब देखो, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमोर्फस। क्रिस्टलाइन होता है जब आप क्रिस्टल की फॉर्म में चीज़ों को देखते हो, लाइक आपकी शुगर जो आप घर में जैसे हम शुगर बोलते हैं घर में हम यूज़ करते हैं, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। लेकिन अमोर्फस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ऑर्डर्ड नहीं है, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है, उसमें मॉलिक्यूल एक सीरीज़ में अरेंज नहीं है, तो हम उसको अमोर्फस बोल देते हैं, जिनमें ब्रांचिंग होती है। और ये होता है इनसॉल्युबल, मतलब कि ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत ही सलाइट सॉल्युबल होता है, बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट और रेजिड्यू, कितने यूनिट होंगे, कितने रेजिड्यू होंगे उसके बेस पे, और कैसे रेजिड्यू होंगे उसके बेस पे हम 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये 2 तरीके का हो सकता है, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो वो होगा जिसमें आप सेम यूनिट को बार बार जोड़ते चले जाओगे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, अगर मैं इनको एक साथ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा होमोपॉलीसेक्राइड। बट अगर मैं डिफरेंट यूनिट को आपस में जोड़ती हूँ तो वो बनेगा हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड की बात करते हैं तो दीज आर द मेड अप ऑफ सेम रेजिड्यू। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन।
इन्यूलिन जो होता है ना, ये एक एक्सेप्शनल केस है, हम इसको होमोपॉलीसेकेराइड में रख देते हैं, बट ये होमोपॉलीसेकेराइड एज सच कम्प्लीटली नहीं होता है। एक होता है काइटिन। काइटिन को वैसे मैंने हेट्रोपॉलीमर में यहाँ शो किया हुआ है, बट ये एक्चुअल में होमोपॉलीसेकेराइड में ही आता है। अब इसको होमोपॉलीसेकेराइड में रख दिया गया है, पहले इसको हेट्रोपॉलीसेकेराइड कंसिडर किया जाता था, ठीक, बट अब इसको होमोपॉलीमर हम मानते हैं। तो होमोपॉलीमर में आता है स्टार्च, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लाइकोजन, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन्यूलिन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। हेट्रोपॉलीमर में, और काइटिन के बारे में भी याद रखना, इसको भी हम पढ़ेंगे। काइटिन किसका होमोपॉलीमर होता है? होमोपॉलीमर ऑफ नैग। नैग का मतलब यहाँ पे क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। प्लीज़ लिख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा अगर कहीं पे कर रहे हो तो। होमोपॉलीमर ऑफ नैग, इसका मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, ठीक है। उसके अलावा हेट्रोपॉलीमर में हमारे पास और क्या आते हैं? पैक्टिन आ जाता है, पैक्टिन आ जाता है। काइटिन के बारे में ना एक खास बात ये है कि इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन आफ्टर सेल्यूलोज। प्रोटीन तो नहीं बोलेंगे, ये नैक के बारे में इन्होंने बात की है। नैक जो है ना, एन-एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, इसमें डिराइव्ड प्रोटीन हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, पॉलीसेकेराइड में भी रखते हैं। तो एक सब्सटेंस है ये, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है आफ्टर सेल्यूलोज, ठीक। अब हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड है वो दो तरीके का हो सकता है, एक होता है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड वो होता है जो चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड वो होता है जो किसी चीज़ की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प करता है। तो पहले हम एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी होता है, ये इतना ज़्यादा डिटेल में मत करिएगा, पहले इसको देख लेते हैं। पहले चलो म्यूकोपॉलीसेकेराइड ही कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टोरेज और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीसेकेराइड विच आर म्यूकस इन नेचर, सो वर्क लाइक लुब्रिकेंट। फॉर एग्जांपल आपने ओकरा के अंदर देखा होगा, ओकरा मतलब कि आपकी लेडी फिंगर जो होती है, जब आप उसको कट करते हो तो उसके अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ओकरा इज़ अ साइंटिफिक नेम फॉर द लेडी फिंगर, राइट। तो यहाँ पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टिकी सब्सटेंस जो आपका एक लुब्रिकेंट की तरह काम करने वाला है। और म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? दीज आर द जिलिटेनियस सब्सटेंस कंटेनिंग अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड। मतलब इनमें एक तो ग्रुप होगा जो शुगर का, वो एक डिराइव्ड शुगर होगी, जैसे कि अमीनो शुगर होगी जिसमें शुगर के साथ अमीनो ग्रुप लगा होगा, और एक यूरोनिक एसिड होगा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल रहने वाले हैं, और इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिपैरिन। हिपैरिन इज़ एन एंटीकोएगुलेंट जो आपके ब्लड को जमने से रोकता है। हाइलुरोनिक एसिड जो कि आपकी बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। कीरेटिन सल्फेट, इसबगोल, प्लांटेगो जो इसका साइंटिफिक नेम होता है। ओकरा मैंने अभी बताया, लेडी फिंगर। एलोवेरा जो होता है उसमें भी एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, वो भी क्या होता है? दैट इज़ अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। हिपैरिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, ये सारे आपके पॉलीसेकेराइड हैं जो आपकी स्किन में भी हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आपके इनसे अलग से बनाए भी जाते हैं। विट्रस ह्यूमर विच इज़ प्रेजेंट इन योर आई चैम्बर, आई के अंदर प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्राइटिन सल्फेट होता है, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ ग्लाइकोप्रोटीन की भी बात करते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन वो होते हैं जिनमें ग्लूकोज के साथ प्रोटीन जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल दे इंक्लूड सम प्लाज्मा प्रोटीन एंड, जैसे कि इसमें ग्लाइकोप्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो दे इंक्लूड सम प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेज। दे डज नॉट कंटेन यूरोनिक एसिड, इनमें यूरोनिक एसिड नहीं होता। ये प्लाज्मा की प्रोटीन इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है। जो प्लाज्मा होती है ना, प्लाज्मा में आपको एल्ब्यूमिन मिल जाती है, फाइब्रिनोजन मिल जाती है, प्रोथ्रोम्बिन एज अ क्लॉटिंग फैक्टर मिल जाते हैं। तो वो सारी प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीनेशियस इन नेचर होती हैं। उसके अलावा म्यूरिन मिल जाएगी। इट इज़ अ पेप्टिडोग्लाइकन लिंक्ड टू शॉर्ट चेन ऑफ पेप्टाइड। इट इज़ प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल के अंदर आपको म्यूरिन देखने को मिल जाता है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने म्यूकोपॉलीसेकेराइड के करवाए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बैक टू बैक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। ये चीज़ भी आपको मैं यहीं पे बता देती हूँ कि जो आपका हेमी सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज देखो जब हम इसकी बात करेंगे ना, किसकी, इनकी, यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की जब हम बात करेंगे तो इसमें एक सेल्यूलोज आएगा। सेल्यूलोज के साथ साथ एक हेमी सेल्यूलोज भी आता है। तो इसके साथ ही मैं उस
स्टिकी नोट को कवर करवाऊंगी, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड की हमने बात कर ली, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, अगार अगार हो गया। अगार अगार क्या होता है, ये जिलेडियम अगार अगार हमें कहाँ से मिलता है, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एल्गी, जिसके अंदर ओके तो ये हमें रेड एल्गी से मिलता है, जिसमें हमारे एग्जांपल आते हैं जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया और कॉन्ट्रस। ये सारे एग्जांपल आपके रेड एल्गी के होते हैं। वहाँ से हमें अगार अगार मिलता है। अगार अगार एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज़ यूज्ड एज अ मीडिया फॉर द कल्चर प्लेटिंग। अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हो किसी कल्चर प्लेट में, तो वहाँ पर आप ज़्यादातर न्यूट्रिएंट का जो मीडिया रखते हो वो हमारा अगार अगार ही होता है। आपने एक टेक्निक सुनी होगी, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसके थ्रू हम डीएनए के बैंड्स को सेपरेट करते हैं जब हम आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। जब हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं तो हम एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। वहाँ पे भी हम जो मीडिया रखते हैं वो हमारा अगार अगार ही होता है। हेमीसेल्यूलोज को मैं अभी करवाऊंगी, 2 मिनट दीजिए मुझे। पहले हम बात करेंगे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में मैंने आपको 3 नाम बताए जो स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और इन्यूलिन हो गया। तो स्टार्च की बात करें तो एमाइलम, इसको हम एमाइलम भी बोलते हैं। इट इज़ अ रिजर्व फूड ऑफ प्लांट। प्लांट जो होते हैं ना, उनका रिजर्व फूड यही होता है, प्लांट के अंदर होता है। पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज है ये भी बेसिकली। ये 2 यूनिट से बनता है, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज होता है एक लीनियर पॉलीसेकेराइड और एमाइलोपैक्टिन होता है हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। एमाइलोज की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ग्लूकोज की यूनिट ब्रांचिंग फॉर्म में रहती है, लेकिन लीनियर फॉर्म में रहती है। इसमें ये आपस में ही जुड़ी रहती है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, लेकिन इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे ब्रांच एब्सेंट है। इसके 1 हेलिक्स में 6 यूनिट आती हैं ग्लूकोज की। अभी मैंने कहा ना, इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज 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 इस तरीके से आप जोड़ते चले जाओ। आप कम से कम 200 से लेकर के 1000 यूनिट तक आप इनकी जोड़ दीजिए ग्लूकोज की, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगी, और उसमें एक यूनिट को दूसरी यूनिट से कैसे जोड़ोगे, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। सिंपल सा मतलब है, अगर ये एक ग्लूकोज की यूनिट है, आप इसको इसके साथ जोड़ दीजिए इस तरीके से। ये सेकंड ग्लूकोज की यूनिट है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसके साथ कोई तीसरी यूनिट ऐसे नहीं जुड़ी हुई है। ये इसके बाद 3rd यूनिट ऐसे जुड़ेगी और 4th यूनिट ऐसे जुड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, एक लीनियर ब्रांच चेन बनेगी, लीनियर चेन बनेगी, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। इस तरीके से आप 200 से 1000 यूनिट आपस में जोड़ दीजिए। सबके बीच में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी बॉन्ड अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। जब आप अमाइलोज को ट्रीट करते हो विद आयोडीन, क्योंकि ये एक स्टार्च का कंपोनेंट है, तो ये हमें कौन सा कलर देता है, इट गिव्स अ ब्लूइश ब्लैक कलर विद द आयोडीन। ये बात याद रखिएगा। इसी तरीके से एमाइलोपैक्टिन की बात करते हैं। एमाइलोपैक्टिन इज़ द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ योर स्टार्च। ओके तो इसमें ब्रांचिंग होगी, जैसे कि आपने फिर इस तरीके से यूनिट्स को आपस में जोड़ दिया। आपने कितनी यूनिट जोड़ी, करीबन 2000 से 2 लाख तक की यूनिट आप जोड़ोगे, और साथ में जैसे ही आपने 20 से 25 यूनिट जोड़ी, आप उसके साथ फिर से एक ब्रांचिंग चेन जोड़ोगे। फिर आप नेक्स्ट 20 to 25 यूनिट जोड़ोगे, फिर उनके साथ एक और ब्रांचिंग चेन जोड़ोगे। कहने का मतलब है, इसमें सीधे भी जोड़ोगे और ब्रांच में भी जोड़ोगे आप चेन को, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाईली ब्रांच होता है। और इसमें 2 तरीके की यूनिट्स होंगी। अगर आपकी इस तरीके से एक यूनिट और दूसरी यूनिट है तो सीधी है अगर लाइन में, तो हम उसके बीच का बॉन्ड जो होगा वो होगा अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन अगर कोई यूनिट ब्रांचिंग के साथ जुड़ रही है, तो उस ब्रांचिंग वाली यूनिट में इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सीधी यूनिट जोड़ोगे तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और जब ब्रांच में जोड़ोगे तो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहने वाला है। इसकी स्ट्रक्चर मैं आगे भी समझा दूंगी आपको, लेकिन इतना समझो कि इसके अंदर आपको दोनों तरीके की ब्रांचिंग देखने को मिलने वाली है, ठीक है। जबकि एमाइलोज में ऐसा नहीं था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट हम देख रहे थे, एक ब्रांचिंग, एक सीधी यूनिट हम देख रहे थे। तो यहाँ पे जो बॉन्ड मिलेगा वो होगा अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हमें आयोडीन के साथ ट्रीट करने पे रेडिश वायलेट कलर देने वाला है। ये तो था प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल। लेकिन जब हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। इट इज़ अ रिजर्व फूड ऑफ एनिमल, जिसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज को आप ऐसे जोड़ते चले जाओ और इसमें भी यूनिट्स रहने वाली हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे यूनिट कैसे आ रही थी कि जब आपने सीधा जोड़ा, उसके बाद जब 20 से 25 यूनिट को आपस में जोड़ दिया, उसके बाद ब्रांचिंग आती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपने 10 से लेकर के 14 यूनिट
तक अगर आपने आपस में जोड़ दी हैं उसके बाद ब्रांचिंग आ जाएगी, यानी कि ब्रांचेस बिटवीन द 10 to 14 यूनिट, सो इट इज़ मोर ब्रांच्ड देन एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांचिंग इसके अंदर आपको मिलती हैं। इसमें आपने 2000 से 2 लाख तक की यूनिट को आपस में जोड़ा था एमाइलोपेक्टिन में, लेकिन ग्लाइकोजन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 30,000 यूनिट को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड की बात करें, अगर ब्रांचिंग है तो यहाँ पे भी सेम बॉन्डिंग रहने वाली है, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के साथ रेडिश कलर देता है। अगर हमारा एमाइलोपेक्टिन वायलेट कलर दे रहा था, रेडिश वायलेट, और जो एमाइलोज था वो आयोडीन के साथ ब्लूइश ब्लैक कलर दे रहा था, ग्लाइकोजन हमेशा रेडिश कलर देता है आयोडीन के साथ। ठीक है, इन्यूलिन की बात करते हैं। इन्यूलिन इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ डहलिया इन रूट्स, और जो डहलिया प्लांट होता है ना उसकी रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, इन्यूलिन मिलेगा। उसके अलावा आपको एक और प्लांट मिलता है जिसका नाम होता है आर्टिचोक, उसके अंदर भी हमें क्या मिलता है, इन्यूलिन मिलता है। इन्यूलिन भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है फ्रक्टोज का, बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्यूलिन कम्प्लीटली एक होमो पॉलीसेकेराइड नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि आप बहुत सारी यूनिट फ्रक्टोज़ की जोड़ दीजिए, लेकिन उसके आखिर में जो यूनिट आप जोड़ोगे वो ग्लूकोज की होगी, तो यानी कि आपने इसमें एक डिफरेंट यूनिट भी जोड़ी है, इसीलिए हम इसको एक कंप्लीट पॉलीसेकेराइड, होमो पॉलीसेकेराइड नहीं बोलते हैं, बट स्टिल इसको काउंट कर लिया गया है। क्लियर, तो इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रक्टोज, जो कि क्या है, अनब्रांच होता है। इसमें 25 से 35 यूनिट्स जो होंगी वो होंगी आपकी इसकी फ्रक्टोज़ की, और लास्ट में ग्लूकोज ऐड होगा। स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड होता है, सिर्फ इतनी ही यूनिट होती हैं। वाटर सॉल्युबल होता है, ये मैंने कहा था ना, स्लाइटली सॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए जब यूरिन पास आउट होता है तो उसके थ्रू आपको ये दिखाई दे, ये समझ में आ सकता है। तो अगर आप इसका टेस्ट करते हो, अगर आपको किडनी का फंक्शन चेक करना है, तो अगर ये कम्प्लीटली हमारी किडनी ने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया है तो ये यूरिन के थ्रू बाहर आ सकता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के थ्रू ये बाहर आ सकता है, उसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो किडनी होती है ना, एक्चुअल में क्या है, ये इसको किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। मैं दोबारा समझाती हूँ ये चीज़। देखो, जो इन्यूलिन होता है ना, वह हमारी किडनी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करती है, हमारी किडनी उसको एज ए सच फिल्टर कर देती है वाया यूरिन। बट मान लीजिए अगर हमें किडनी का फंक्शन चेक करना है, वी वांट टू नो कि हमारी किडनी कम्प्लीटली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम ये वाला टेस्ट फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारी किडनी ने प्रॉपर काम नहीं किया तो ये जो इन्यूलिन होगा ये प्रॉपर फिल्टर होकर के यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर किडनी। तो वो जो तरीका है उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी किडनी फंक्शन कर रही है प्रॉपर या नहीं। तो इसका यही मतलब है कि बट जो इन्यूलिन होता है इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड इन बॉडी, सो पास्ड एज सच वाया यूरिन। ठीक है, एज सच पास हो जाना चाहिए था, बट अगर ये फिल्टर आउट नहीं हो रहा है, मीन्स किडनी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो इट इज़ यूज्ड इन किडनी फिल्ट्रेशन टेस्ट। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की अगर बात करते हैं तो इसमें हम 3 से 4 एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल काइटिन देखेंगे। काइटिन को वैसे हमने होमो पॉलीसेकेराइड में ही रखा है, विच इज़ अ होमो पॉलीसेकेराइड ऑफ नैग एंड एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेकेंड मोस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? काइटिन होता है। फर्स्ट होता है सेलुलोज, सेकेंड होता है आपका काइटिन। इट फॉर्म द बॉडी कवर ऑफ इंसेक्ट। देखो, आपने कॉकरोच देखा होगा, कॉकरोच की डेथ इतनी जल्दी नहीं होती है, उसका रीज़न है, और कॉकरोच ना बहुत सारी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि उसके ऊपर काइटिन की बनी हुई एक प्लेट होती है, और काइटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको एक हार्श कंडीशन में भी बहुत अच्छे से रख सकता है, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस का बना हुआ होता है जो हार्श कंडीशन में उसे प्रोटेक्शन देता है। तो इसीलिए बोला गया कि काइटिन जो होता है ये आपका एन-एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का बना हुआ है, एंड इट फॉर्म्स द बॉडी कवर ऑफ इंसेक्ट, जिससे आपके इंसेक्ट को क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड सब्सटेंस की, सेल्यूलोज, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ बोल सकते हो। प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की ही बनी हुई होती है। इट इज़ नॉन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यही लिखा गया है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड इन प्लांट।
इसका जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये जिसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट के अंदर जो होती है उसका 20 to 40% किसका बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। मेड अप ऑफ अनब्रांच्ड चेन ऑफ 6000 बीटा डी ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखो सेल्यूलोज की अगर स्ट्रक्चर का पता लगाना है ना तो सिर्फ इतना समझ लो, आपने ग्लूकोज को जोड़ दिया है इस तरीके से, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, और इस तरीके से आपने करीबन 6000 यूनिट को आपस में जोड़ दिया है, और वो लीनियर जोड़ा है, ब्रांचिंग नहीं जोड़ी है। प्लस आप एक बात याद रखना कि इसमें जो आपने ग्लूकोज की यूनिट यूज़ की है दैट इज़ नॉट अल्फ़ा ग्लूकोज यूनिट, दैट इज़ बीटा ग्लूकोज यूनिट। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आपको OH ऊपर रखना होगा और H नीचे रखना होगा, यानी आप बीटा यूनिट को यूज़ कर रहे हो ग्लूकोज की और उनको जोड़ते चले जा रहे हो अप्रॉक्सीमेटली 6000, तब जा कर के आपका सेल्यूलोज बनता है। ठीक है, लिंकेज कौन सी रहेगी, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये कैसा होता है, इट इज़ फाइब्रस, रिजिड, बहुत हार्ड होता है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इट डज़ नॉट गिव एनी काइंड ऑफ कलर व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन। इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इसको स्टोरेज पॉलीसेक्राइड को जब आप स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड को जब आप ट्रीट करवाते हो आयोडीन के साथ तो ये कोई कलर नहीं देता है। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड। ठीक है, इससे बनाई जाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट आप इससे बनवा सकते हो, सेल्यूलोज एसीटेट आप इससे बनवा सकते हो, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज इससे बनवा सकते हो। सेल्यूलोज नाइट्रेट जो होते हैं दे आर यूज्ड एज अ प्रोपेलेंट एक्सप्लोजिव, जो बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेल्यूलोज एसीटेट को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, दे कैन बी यूज इन एक्सरे फिल्म्स, टेरिकोट क्लॉथ जो कपड़े बनाए जाते हैं टेरिकोट के, एंड वाटर प्रूफ जो शेल्टर ग्लासेस होते हैं उनको बनाने के लिए सेलुलोज एसीटेट का यूज़ किया जाता है। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, आइसक्रीम्स एंड ड्रग्स, इनके अंदर भी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इट इज़ यूज टू फॉर्म रेयॉन फाइबर, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए सेलुलोज का यूज़ होता है। ठीक, पैक्टिन की बात करते हैं। पैक्टिन इट इज़ अ सेल वॉल मटेरियल इन कॉलेनकाइमा टिश्यू, मे ऑल्सो बी फाउंड इन फ्रूट पल्प, रिंड ऑफ सिट्रस फ्रूट एट्सेट्रा। सिंपल सी चीज़ है, पैक्टिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत सारी जगह मिल जाता है। जैसे कि आपने कोई यंग लीफ देखी होगी, ग्रीन कलर की लीफ, जब आप उसको तोड़ते हो तो देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड, तो वो जो साउंड आती है वो कॉलेनकाइमा टिश्यू के ब्रेक होने से आती है। तो कॉलेनकाइमा एक टिश्यू होता है, मटेरियल का एक टिश्यू होता उसका प्लांट का एक टिश्यू होता है कॉलेनकाइमा, जैसे पैरेनकाइमा होता है, कॉलेनकाइमा होता है, स्केलेरेनकाइमा होता है, एनाटॉमी के अंदर आप पढ़ के आते हो। तो कॉलेनकाइमा आपको यंग टिश्यू के अंदर मिलेगा और ये उसका क्या होता है, उसकी सेल वॉल का मटेरियल होता है। दूसरा चीज़ ये आपको फ्रूट के पल्प में मिल जाता है, जैसे गुआवा पल्प में मिल जाता है, सिट्रस फ्रूट में आपको मिल जाता है। आपको जो इंसेक्ट होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनकी आइज़ के अंदर भी पैक्टिन मिल जाता है जो उनको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये कैसा होता है, इट इज़ वाटर सॉल्युबल होता है एंड कैन अंडरगो सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये बहुत सॉल्यूशन भी बन सकता है और एक विस्कस लिक्विड भी बन सकता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। गम की हम अगर बात करते हैं तो इट इज़ सिक्रेटेड बाय हायर प्लांट्स आफ्टर इंजरी और पैथोजेनिक अटैक। मान लीजिए कोई प्लांट था, उसको किसी तरीके की कोई इंजरी हुई तो वो अपनी बॉडी से एक सिक्रेटरी एल्किलॉइड सिक्रेट करता है, एल्किलॉइड नहीं बोलूँगी, पॉलीमेरिक सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि होता है आपका गम, जिसको आप ईज़िली इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसके लिए तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि हम उसका डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। कोई पैथोजेनिक अटैक होने पर भी प्लांट अपना गम का सिक्रेशन करता है। फॉर एग्जांपल डी गैलेक्टोज, ये क्या होता है, गम अरेबिक हम इसको बोलते हैं। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लस एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो आपको समझ में आई होंगी। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, ये सारा डायासेक्राइड था। ठीक है, माल्टोज पढ़ा, लेक्टोज पढ़ा, सुक्रोज पढ़ा। अब इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट सेक्शन का लास्ट टॉपिक एमाइलोज जो है, मैं उसकी स्ट्रक्चर और एमाइलोपैक्टिन दोनों बता देती हूँ। देखो, एमाइलोज में जब यूनिट्स को आपस में जोड़ोगे ना तो ये रही यूनिट, अल्फ़ा ग्लूकोज की यूनिट को इस तरीके से जोड़ते चले जाओ। इसमें आप करीबन 200 तक यूनिट जोड़ सकते हो, 2000 तक यूनिट जोड़ सकते हो। अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसमें रहने वाली है। बट जब आप एमाइलोपैक्टिन की बात करते हो तो एमाइलोपैक्टिन में आपको जोड़नी पड़ती है ब्रांच में। तो एक और चेन नीचे बनाई
आफ्टर 25 to 30 यूनिट्स आपने एक और चेन नीचे बनाई और एक चेन को दूसरी चेन के साथ जोड़ने के लिए आपने जो लिंकेज यूज़ की है दैट इज़ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एट ब्रांच पॉइंट। मतलब एक कार्बन यूनिट का आपका फर्स्ट कार्बन होगा और दूसरी कार्बन यूनिट का आपका 6th कार्बन होगा और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एट ब्रांच पॉइंट। अब यहाँ पे जो बनकर के आया है दिस इज़ योर स्टार्च अमाइल, जो कि एक प्लांट का स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अमाइलोज प्लस अमाइलोपैक्टिन, इससे बना है स्टार्च। इट इज़ यूज़फुल एज अ स्टोरेज मटेरियल बिकॉज इट इज़ केमिकली नॉन रिएक्टिव, केमिकली कोई एक्शन नहीं लेता है, एंड ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। ऑस्मोटिकली यानी कि किसी तरीके का एसिड बेस को लेकर के कोई भी तरीके का रिएक्शन नहीं देता है, इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरेज मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट जिसमें मैंने बहुत ही अलग तरीके से आपको सारा कंप्लीट करवा दिया है। हमने मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड इनके बारे में डिस्कस किया, विद स्ट्रक्चर डिस्कस किया, विद एग्जांपल, विद देयर यूजेस हमने इसको डिस्कस किया है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा डीएनए और आरएनए की बात करेंगे। अब हम सेकंड कंपोनेंट पे पहुंच गए हैं। हमने फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट किया जिसकी हमने मोनोमेरिक यूनिट भी कंप्लीट की और उसको जोड़ने से बनने वाली पॉलीमेरिक यूनिट भी कंप्लीट की। मतलब कि हमने एक सिंगल ग्लूकोज को भी देखा और जब ग्लूकोज की 2 यूनिट जोड़ी तब भी देखा क्या हुआ, जब हमने ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट जोड़ी तब भी देखा क्या हुआ। तो इसका मतलब हमने पूरा कवर किया इस चीज़ को। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, जिसमें हम डीएनए और आरएनए की बात करते हैं। तो जैसे मेरा पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले हम छोटी यूनिट पढ़ेंगे फिर हम बड़ी यूनिट पढ़ेंगे। तो सेम चीज़ है, पहले हम डीएनए की छोटी यूनिट को पढ़ेंगे और फिर उन छोटी यूनिट को जोड़ करके जो बड़ी यूनिट बनेगी उसके बात करेंगे। तो देखो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये एक पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड्स। मोनोमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड किस किस से बनते हैं वो भी हम देखेंगे। पहले पॉलीमर बाय न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें डीएनए और आरएनए आता है। तो इनमें आपके पास न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं न्यूक्लियोटाइड में। मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट चैप्टर में ही। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है शुगर, एक आता है फॉस्फेट, एक आता है नाइट्रोजनस बेस जिसमें ATCG 4 चीज़ें आती हैं। दोबारा सुन लो, शुगर, फॉस्फेट, ATCG वाला नाइट्रोजनस बेस। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करूं तो उसमें से फॉस्फेट हटा दो और बचा क्या, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो फॉस्फेट नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड में 3, T से 3 तो तीनों आएंगे। न्यूक्लियोसाइड में 2 यानी कि एक को आपने साइड कर दिया है, कितने बचे, 2। तो इसका मतलब ये बात याद रखिएगा। तो पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में जो न्यूक्लियोसाइड है वो 2 चीज़ों से बना है और एक उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ आती है जो कि होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक में 2 आते हैं, एक तो आते हैं बेसिस और एक आती है शुगर। बेसिस में भी फर्दर 2 तरीके के बेस आते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। ATCG 4 हैं जिनमें से 2 प्यूरिन है, 2 पायरिमिडिन है। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन आते हैं जिनमें हम बात करते हैं एडेनिन और ग्वानिन की। ध्यान से सुन लो, एडेनिन की स्ट्रक्चर में 2 रिंग होंगी, ग्वानिन में भी 2 रिंग होंगी। इसका मतलब हम इसको प्यूरिन में क्या बोलते हैं, प्यूरिन में होती है हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग वो होती है जिसमें कार्बन के अलावा भी कुछ और होता है। जैसे कि अगर आप इन रिंग को ध्यान से देखोगे तो इन रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है। अगर हम इस रिंग की स्ट्रक्चर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आपको 1 3 7 9 यहाँ पे नाइट्रोजन मिलने वाली है। सेम यहाँ पे देखोगे तो समझ में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 1 3 7 9 पे आपको क्या मिल रही है, कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन मिल रही है, इसीलिए ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती हैं। एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन बोला, एडेनिन और ग्वानिन को मिलाकर के प्यूरिन बोला जाता है। प्यूरिन इज़ अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसके 1 3 7 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। इसमें बीच बीच में डबल बॉन्ड होगा टू कंप्लीट फॉर द कंप्लीशन ऑफ वैलेंसी। और आपको ये ग्रुप याद रखने पड़ेंगे कि एडेनिन की 4th पोजीशन पर आपको NH2 मिलने वाला है। इसी तरीके से आपको ग्वानिन की 4th पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O मिलने वाला है। पायरिमिडिन थोड़ा अलग होता है। पायरिमिडिन 3 तरीके का होता है, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन। यूरेसिल सिर्फ RNA में मिलता है, थाइमिन सिर्फ DNA में मिलता है, साइटोसिन DNA और RNA दोनों में मिलता है। एडेनिन और ग्वानिन RNA और DNA दोनों के अंदर मिलता है। थाइमिन की इनके अंदर सिर्फ एक ही रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग नहीं होती है, सिर्फ 6 कार्बन की रिंग होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, वैलेंसी खुद कंप्लीट कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी आपको समझ में आएगा कि इसमें सिर्फ फर्स्ट
और थर्ड पोजीशन पर ही नाइट्रोजन होता है। इनके अंदर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर ही नाइट्रोजन होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा। उसके बाद सबका अपना अपना क्या बन जाएगा, अलग अलग ग्रुप बनेंगे। जैसे यूरेसिल को देखोगे तो 2 सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ ग्रुप रहेगा। थाइमीन को देखोगे तो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे सेम इसकी तरह डबल बॉन्ड ओ ग्रुप रहेगा, लेकिन फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल आ जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, क्योंकि थाइमीन बिल्कुल सेम है यूरेसिल के, सिर्फ एक फिफ्थ पोजीशन पर क्या आ गया है, मिथाइल ग्रुप आ गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट होगा, इसकी सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा और फोर्थ पोजीशन पर NH2 ग्रुप होगा। तो ये था आपका स्ट्रक्चर जो कि नाइट्रोजनस बेस का होगा। तो इसको हम बोलते हैं पायरिमिडिन। पायरिमिडिन प्यूरिन A और G, पायरिमिडिन UTC। डिपेंड करता है कि आप RNA की बात कर रहे हो, आप DNA की बात कर रहे हो। अगर आप RNA की बात कर रहे हो तो आपके पास 4 नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होंगे, आपके पास होगा एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। थाइमिन नहीं होगा। बट अगर आप DNA की बात कर रहे हो तो आपके पास एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होगा, यूरेसिल नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हम सेकंड बात करते हैं शुगर की। सेकंड कंपोनेंट जो ऑर्गेनिक है जिसमें कार्बन होगा तो वो होता है पेंटोज शुगर, जो 5 कार्बन की बनी हुई होती है। 2 तरीके की हो सकती है। RNA की बात करोगे तो राइबोज शुगर, DNA की बात करोगे तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये पूरा एक राइबोज शुगर बनाया 5 कार्बन का, जिसमें से फिफ्थ कार्बन जो है आउट ऑफ द प्लेन रहेगा, फ्यूरानोज रिंग बनेगी। सेकंड कार्बन को ध्यान से देखिएगा, अगर सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप है यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल नहीं है तो वो हो गया RNA। अगर सेकंड पोजीशन पर H ग्रुप है, ऑक्सीजन को आपने हटा दिया है तो वो हो गया आपका डीऑक्सी, यानी कि आपने डी का मतलब रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। अगर आपने राइबोज में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है तो वो बन गई डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब RNA 2 तरीके का हो सकता है, या तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड ज़्यादातर आपको RNA मिलेगा, जिसमें mRNA होगा, rRNA होगा, T या फिर sRNA होगा। ये सारे टाइप्स ऑफ RNA होते हैं जिनको आप 12th क्लास में पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। mRNA जो होगा वो मैसेंजर RNA होता है। rRNA जो होता है वो राइबोसोमल RNA होता है जो प्रोटीन बनवाता है। T या फिर sRNA जो होता है सॉल्युबल या फिर ट्रांसफर RNA होता है, जो फिर से प्रोटीन बनवाने के लिए अडेप्टर की तरह काम करता है। डबल स्टैंडर्ड बहुत रेयरली RNA हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक वायरस होता है राइस ड्वार्फ वायरस, उसके अंदर हमें RNA डबल स्टैंडर्ड मिलता है, ठीक। DNA जो होता है वो ज़्यादातर डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बहुत कम होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आपको मिलेगा रेयरली, जो कि इसमें मिलेगा 5174 का एक बैक्टीरियोफाज होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है, उसके अंदर मिलेगा। और डबल स्टैंडर्ड आपको मेनली मिलेगा 2 तरीके का, या तो वो होगा लेफ्ट हैंडेड या फिर वो होगा राइट हैंडेड। जो लेफ्ट हैंडेड होगा उसका एग्जाम्पल होगा ZDNA, और जो राइट हैंडेड होगा वो होगा ABCD, 4 तरीके का ABCDNA, ठीक है, DDNA। ADNA में 11 बेस पेयर होते हैं एक पिच में जब ये घूमता है। BDNA में 10 बेस पेयर होते हैं। CDNA में 9 बेस पेयर होते हैं। DDNA में 8 बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं भी बताऊंगी। थर्ड पहले हम इसका टॉपिक समझ लेते हैं, इनऑर्गेनिक। थर्ड कंपोनेंट होता है H3PO4, जिसमें आप जिसको फॉस्फेट बोल सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो। इसी वजह से DNA एसिडिक इन नेचर होता है। इसी की वजह से DNA नेगेटिवली चार्ज भी होता है। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो एक अगर फॉस्फेट ग्रुप है तो बनेगा, जैसे कि तीनों को मिला देते हैं, शुगर को, नाइट्रोजनस बेस को और फॉस्फेट ग्रुप को, तो अगर एक फॉस्फेट ग्रुप है तो बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट हैं तो बोलोगे एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। 3 है तो बोलोगे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका मतलब ATP क्या है, इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, जो एक एनर्जी करेंसी होती है, एनर्जी फ्यूल होता है, यूनिवर्सल एनर्जी फ्यूल होता है। इसके अंदर आपको 7.9 किलो कैलोरी, इसको तोड़ने पे इतनी एनर्जी मिलती है, इसको तोड़ने पे आपको सेकेंड बॉन्ड को तोड़ने पे इतनी एनर्जी मिलती है, 6.5 किलो कैलोरी, ठीक है। तो इन 2 को जोड़ दो तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ इस फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दो तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चले जाओ तो बनेगा न्यूक्लिक एसिड। DNA और RNA डिपेंड करता है आपने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है। एक वॉटसन एंड क्रिक थे, उन्होंने DNA की स्ट्रक्चर को लेकर के एक डबल हेलिकल मॉडल दिया था। उनका कहना था कि DNA एक राइट हैंडेड पे मूव कर जाता है डबल स्टैंडर्ड, उसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर के बनती है, और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ATCG वो अंदर की तरफ एंट्री रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टेयर्स की अगर हम बात करें
तो जो स्टेयर्स की रेलिंग होती है दोनों तरफ की वो होंगी शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई, और जो स्टेयर बीच में होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस आप जो शुगर और फॉस्फेट होता है साइड में वो जुड़ा हुआ होता है आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, और जो अंदर नाइट्रोजनस बेस के साथ वो जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो प्यूरिन है वो पिरामिडिन के साथ ही बेस बनाएगा। चारगाफ रूल ने कहा था कि एक प्यूरिन पिरामिडिन के साथ ही बेस बनाता है, मतलब कि एडेनिन जो होगा वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ग्वानिन जो होगा वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, कभी भी एडेनिन और ग्वानिन नहीं जुड़ेंगे आमने सामने, थाइमिन और साइटोसिन नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर को यही बैलेंस कर सकता है, इसके साथ यही बैलेंस करेगा। एडेनिन और थाइमिन को जोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी, ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ोगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब एडेनिन और थाइमिन के बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्वानिन और साइटोसिन का बॉन्ड रहता है। इनको आपस में जोड़ दो, फिर आपको 2 तरीके की ग्रूव मिलेंगी। मेजर ग्रूव जब बहुत स्टैंड दूर होंगे, और एक मिलेगी माइनर ग्रूव जब दोनों स्टैंड पास होंगे। एक पूरा टर्न ले लीजिए सीढ़ियों का, उसमें आपको 10 बेस पेयर मिलेंगे अगर आप BDNA की बात कर रहे हो। अगर ADNA ले रहे हो तो 11 बेस पेयर मिलेंगे, CDNA ले रहे हो तो 9 बेस पेयर, DDNA ले रहे हो तो 8 बेस पेयर, और ZDNA लोगे तो 12 बेस पेयर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं? 12 बेस पेयर। एक पूरे राउंड को आप बोलते हो पिच। उस पिच की जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। जो 2 DNA के बीच में डिस्टेंस होता है, 2 स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। इसको 1953 में डबल हेलिकल मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। एंड यहाँ पे अगर एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो वो होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। मेजर ग्रूव होगी, माइनर ग्रूव होगी जब दोनों स्टैंड पास होंगे। दोनों स्टैंड नॉट पार्टिसिपेट इन हेरिडिटरी एंड मेटाबॉलिज्म। इन दोनों में से एक की पोलैरिटी होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरे की पोलैरिटी होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी बोथ विल बी द एंटी पैरेलल। एक स्टैंड के जस्ट अपोजिट होगा दूसरे वाला स्टैंड। अगर आपको एक स्टैंड आता है तो आप दूसरे स्टैंड को कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल फॉलो करके पता लगा सकते हो। ए के सामने T, सी के सामने G। अगर आपके एक स्टैंड का आपको पता है तो आप उसके दूसरे स्टैंड के नाइट्रोजनस बेस का पता लगा सकते हो। ठीक है, तो जब आप इससे DNA से RNA बनवाते हो तो हमेशा एक स्ट्रैंड ही काम करेगा उसके लिए। मान लीजिए ब्लू और ग्रीन में से हो सकता है जो ग्रीन वाला है वही वाला स्टैंड आपका क्या बनवाएगा? आगे RNA बनवाएगा, ब्लू वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब एक स्टैंड ही RNA बनवाएगा और सिंगल स्टैंडर्ड RNA ही बनेगा अगर आपको उससे प्रोटीन बनवानी है। अगर दोनों ने काम करना शुरू कर दिया और दोनों ने RNA बना दिए तो दोनों RNA विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ऐसी कंडीशन में आपका डबल स्टैंडर्ड RNA नॉन फंक्शनल हो जाएगा जो आपका कोई प्रोटीन नहीं बनवाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, देयर आर सम पॉइंट अबाउट द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द DNA, दैट इज द एंगल बिटवीन द 2 बेस पेयर इज 36 डिग्री इन BDNA। क्योंकि एक पिच में 10 बेस पेयर हैं तो वो 360 डिग्री पे रोटेट करती है, तो एक बेस पेयर के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी द 36 डिग्री। When sequence of cyclic nitrogenous base is the same on both strand, then these sites are called palindromic site। मतलब अगर हमें एक स्टैंड का पता चल गया 5 प्राइम से 3 प्राइम तो हम दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉलो करके निकाल लेंगे, और जब आप दोनों को अलग अलग जगह से रीड करोगे ना तो वो सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल मलयालम, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो हमेशा मलयालम ही समझ में आता है। तो इसका मतलब ये है कि सेम DNA के साथ होता है। ऐसी साइट को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट। ठीक है, अगर DNA को आप गर्म कर दो, बॉईल कर दो, हीट कर दो तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, जिसका टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सिमेटली 96 डिग्री। उस पर आप इसको तोड़ सकते हो, दोनों स्टैंड को अलग कर सकते हो। अगर आप इसको दोबारा से जोड़ना चाहोगे टेम्परेचर को ठंडा करके तो हाइड्रोजन बॉन्ड वापस जुड़ जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग और रीनेचुरेशन, जो अप्रॉक्सिमेटली 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस हम PCR के टाइम पे यूज़ करते हैं। एक प्रोसेस होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब आप DNA को एम्पलीफाई करते हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाते हो, तो वहाँ पे डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन जैसी प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं। अनीलिंग, एक्सटेंशन, ये सब हम करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सारे लिंक जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसके लेक्चर 1 का भी और आगे फर्दर लेक्चर्स का भी। आप इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं सारा डाल दूँगी आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ चैप्टर।
ठीक है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको समझ में आई हैं चीज़ें एंड मोटिवेट मी। थैंक यू।